नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने का किया ऐलान। भारत को मिलेंगे F-35 लड़ाकू विमान, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सहित कई क्षेत्रों में समझौता। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत शांति का पक्षधर। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की शांति बहाली की कोशिशों का किया समर्थन। कहा, युद्ध समस्या का हल नहीं, मानव तस्करी के पूरे इकोसिस्टम के खात्मे पर बनी सहमति। दुनिया ने फिर देखी दो वैश्विक नेताओं की दोस्ती की बेहतरीन तस्वीरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, महान नेता है मोदी। गिफ्ट में दी आ जर्नी टुगेदर किताब। प्रधानमंत्री बोले, हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11। अमेरिका से जल्द भारत लाया जाएगा मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा। प्रत्यर्पण को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। कहा, मिलकर होगी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का होगा समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा संपन्न हो गई है और वो स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री वॉशिंगटन से स्वदेश के लिए रवाना हुए। बहरहाल दुनिया भर की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर थीं। आखिर वॉशिंगटन डीसी में दो वैश्विक नेताओं के बीच मुलाकात जो होनी थी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगर किसी कद्दावर नेता से मुलाकात की तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों ने द्विपक्षीय बैठक के बाद आज सुबह साझा वक्तव्य जारी किया। आखिर क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। तो साझा वक्तव्य की अगर बात की जाए तो आतंक से मिलकर लड़ने पर दोनों ने सहमति जताई है। ये साझा वक्तव्य जारी किया गया। 26/11 का गुनहगार भारत भेजा जाएगा। तहव्वुर राणा का जिक्र है यहाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी सहमति बनी है। वहीं हिंद प्रशांत में शांति स्थिरता कितनी जरूरी है, इस पर भी बात हुई। भारत अमेरिका में एक खास रिश्ता है जो असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए तत्पर है, प्रतिबद्ध है। अगर आर्थिक मोर्चे की बात की जाए तो द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है और इसीलिए जल्द संपन्न होगा द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो इसे और आगे लेकर जाएगा। महत्वपूर्ण खनिजों पर दोनों देशों के बीच होगी नई पहल। वहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। अगर दोनों देशों की बात करें, यानी कि कितनी उन्नत तकनीक है कई दक्ष क्षेत्रों में, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और भारत न्यूट्रल यानी तटस्थ ना होकर शांति का पक्षधर है। वहीं टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति ट्रंप की बात हुई है और मिलकर बेहतर बनाया जाएगा विश्व को, इस पर भी दोनों ने मंथन और चर्चा की। ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों को संजोया है, प्रधानमंत्री का ये मानना है, और एशियाई प्रशांत के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्रंप लॉस एंजलिस और बोस्टन में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास जो है वो खोले जाएंगे और राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया है। वही मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पूरे इकोसिस्टम के खात्मे को लेकर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में
अमेरिका की अहम भूमिका है। साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी समर्थन किया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव गर्मजोशी के साथ मुलाकात का ये पल रहा। दोनों नेताओं के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका है। रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदारों के रूप में भारत अमेरिका संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। अमेरिका में भारतीयों के अवैध प्रवास पर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने मानव तस्करी के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने पर बल दिया। हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत अमेरिका ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सीमा के दूसरी तरफ से पैदा होने वाले आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। पीएम ने आतंक का पर्याय रहे तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। साथ ही एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर मिलकर काम किया जाएगा। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि जल्दी ही एक व्यापार समझौते को पूरा करने का काम कर लिया जाएगा। इससे दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ होगा। पीएम ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस व्यापार को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में अपने सहयोग को गहरा करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं तो लक्ष्यों को नया पैमाना और विस्तार देती है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा,
मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर कहा कि दुनिया का नजरिया है कि भारत तटस्थ है, लेकिन भारत तटस्थ नहीं है। भारत का अपना पक्ष है शांति। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में वहां के प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्स, स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क और अरबपति उद्यमी विवेक रामास्वामी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि निवास ब्लेयर हाउस पर प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्स भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने अमेरिकी एनएसए के साथ मुलाकात को सार्थक बताया और कहा कि उनसे रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों पर बातचीत की गई, जो भारत अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बातचीत में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसमें रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान देने के साथ ही रक्षा, औद्योगिक सहयोग और असैन्य परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद से मुकाबला करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी और एनएसए के बीच आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क से भी मुलाकात की। मस्क अपने 3 छोटे बच्चों के साथ ब्लेयर हाउस पहुंचे, जो पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उनके साथ बैठे हुए थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके बताया कि वॉशिंगटन डीसी में इलॉन मस्क के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संभावित सहयोग पर चर्चा हुई। मस्क ने भारत के नवाचार उन्मुख दृष्टिकोण और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अमेरिकी अरबपति उद्यमी विवेक रामास्वामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत अमेरिका संबंधों, नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में रामास्वामी से मुलाकात की, जो पिछले वर्ष रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए भी मैदान में उतरे थे। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल, सुधीर और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से भारत को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़े राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. आखिर कौन है तहव्वुर राणा और क्या थी उसकी भूमिका 26/11 के आतंकी हमले में? देखिए रिपोर्ट। 26/11 हमले का दोषी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। राणा का मुंबई आतंकी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने में अहम रोल था। राणा का संबंध लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कोलमैन हेडली से था। हेडली की मुंबई हमलों की योजना में मुख्य भूमिका थी। तहव्वुर राणा हेडली के बचपन का दोस्त रहा है। 2009 में राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। 2011 में शिकागो की एक अदालत में उस पर मुकदमा चला। भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। मुंबई में हुए 26/11 हमलों में तहव्वुर राणा की भूमिका की बात करें तो इसने ही अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक कंसल्टेंसी फर्म बनाया। मुंबई में हेडली को लश्कर तैयबा पर नजर रखने के लिए कवर दिया।
हेडली के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की राणा को जानकारी थी। 2009 में हेडली की गिरफ्तारी के तुरंत बाद राणा भी गिरफ्तार किया गया था। 26 नवंबर 2008 को 10 लश्कर आतंकियों ने मुंबई में आतंकी हमला किया था। 17 साल पहले आतंकी हमले से 59 घंटों तक आर्थिक राजधानी दहल उठी थी। हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने नाव के जरिए मुंबई के कुलाबा क्षेत्र में प्रवेश किया। आतंकी कराची से समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे। हमले के कारण मुंबई में कई नामचीन जगहों पर गोलीबारी हुई थी। आतंकवादियों ने ताज होटल और ओबराय ट्राइडेंट को निशाना बनाया था। हमले में हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारी शहीद हुए। आंकड़ों के अनुसार हमले में 166 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। दरअसल अमेरिका की सरकार ने काफी पहले ही राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा था और कानूनी पेंच का सहारा ले रहा था। इससे पहले प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा ने अमेरिका की निचली अदालत में याचिका दायर की थी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी राणा को करारा झटका लगा है। ताहूर राणा इस समय लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना हो गए। उससे पहले विदेश मंत्रालय ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए नई शुरुआत की गई है। A new partnership has been launched between the US National Science Foundation and the brand new Indian Anusandhan, which is the National Research Foundation, for deepening research linkages in critical and emerging technologies. There's an MOU that was signed between the NSF and the ANRF just a couple of days back to take forward this cooperation. और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दो देशों के बीच यथासंभव न्यूनतम टैरिफ के आधार पर व्यापार विस्तारीकरण को लेकर भी चर्चा हुई है। In the area of trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by 2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025 towards advancing this process. And this issue did figure in some detail in the discussions as well. Both countries will take an integrated approach to strengthen bilateral trade across the goods and services sector. This will include themes such as increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and deepening supply chain integration between the two countries. उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग को भी प्रगाढ़ बनाने पर बात हुई है। Defense, as was pointed out by both leaders, remains a very important area of cooperation in the strategic partnership between the two countries. The leaders announced plans to finalize a new 10-year framework for the US-India major defense partnership in the 21st century. This is a framework that will run from 2025 to 2035 and is expected to be finalized later this year. विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। There is also a renewed commitment to making greenfield investments in high-value industries in each other's countries, and you will see in the joint statement references to investments in excess of $7 billion made by Indian companies such as Novelis, Jindal Steelworks, Jubilant, and Epsilon. और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात पुलवामा आतंकी हमले की, जिसे 6 साल पूरे हुए हैं। 14 फरवरी 2019 में आज ही के दिन आतंकियों ने पुलवामा में बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों के पर आत्मघाती हमला किया था और इस हमले के महज 12 दिनों के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया और 26 फरवरी को बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने जैश के कई आतंकियों को मार गिराया। रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार कर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र के 65 किलोमीटर अंदर घुसकर जैश ए मोहम्मद के शिविरों को निशाना बनाया और लगभग 300 आतंकवादियों को मार गिराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। वहीं पुलवामा आतंकी हमलों के शहीदों को गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि साल 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया संगठित हो चुकी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने वक्फ के लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाने के दौरान विपक्ष के हंगामे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में रविशंकर प्रसाद से विशेष बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। वक्फ बिल के लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट को पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में जो है वो रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने इसमें काफ़ी हंगामा बरपाया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। रवि जी, कैसे देखते हैं ये विपक्ष का हंगामा जेपीसी को लेकर? जगदम्बिका पाल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, टीएमसी, कांग्रेस समेत अनेक दल विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? वोट बैंक के लिए कहाँ तक जाएंगे? 3 तलाक का विरोध किया था इन लोगों ने, याद है ना आपको? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर गंभीर टिप्पणी की थी कि अमानवीय है। ये सच्चाई है कि नहीं कि वक्फ की बहुत सारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है? तो ये तो वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए है, उसके सही उपयोग का बिल है, लेकिन वोट बैंक के दबाव में कहां तक जाएंगे पता नहीं है। ये बिल आ गया, ये बिल पास भी होगा, जेपीसी की चर्चा के बाद आया है और माननीय गृह मंत्री जी ने कह ही दिया, माननीय स्पीकर साहब देख रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद ने कहा कि राज्यसभा में जो पेश किया गया उस समय हम लोगों ने विरोध इसलिए जताया कि सांसदों के डिसेंट नोट को उसमें शामिल नहीं किया गया। ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया गया ना किरण रिजिजू के द्वारा कि वो शेड्यूल में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया माननीय स्पीकर जी को, आप देख लें, अगर छूटा है तो उसको इंक्लूड कर लें, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जबकि ऐसे सच्चाई नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है, हम कहीं ना कहीं विकास की सियासत में भरोसा करते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश किए जाने के दौरान अमित शाह के हस्तक्षेप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में शानदार बताया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज से राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, विपक्ष जो है जेपीसी पर कह रहा है कि सांसदों के डिसेंट नोट को
शामिल नहीं किया गया। देखिए, और गृह मंत्री ने देखिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ के मामले में तुरंत, जैसे विपक्ष ने कहा, उन्होंने कहा इसको सम्मिलित कर लीजिए सदन की प्रक्रिया के तहत, और स्पीकर साहब ने उस विषय को, डिसेंट नोट को भी सम्मिलित कर दिया। लोकतंत्र की ताकत, गृह मंत्री का ये कदम अपने आप में अनोखा है। उसके बाद भी विपक्ष ने कहा कि हम वॉकआउट करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज विपक्ष है और मेरा ऐसा मानना है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जेपीसी के मीटिंग्स के दौरान भी जो अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया, देखिए यहाँ भी विरोध, क्रियात्मक चीजों पर नहीं जाएंगे। आज जो रिपोर्ट प्रतिवेदित हुआ है और विपक्ष ने कहा हमारी बात नहीं सुनी गई, गृह मंत्री ने कहा उनको जोड़ लिया जाए, इससे बड़ा लोकतंत्र की और क्या ताकत हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब विपक्ष ने ये ऐतराज खड़ा किया कि सांसदों के डिसेंट नोट को जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तुरंत इंटरवीन किया और लोकसभा स्पीकर से डिसेंट नोट को शामिल करने की अपील की और उसे शामिल कर लिया गया। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आइए बात करते हैं भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। प्रसार भारती के अध्यक्ष ने कहा है कि कुंभवाणी स्टेशन पर महाकुंभ का प्रसारण प्रसार भारती के सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। उन्होंने गुरुवार को संगम में पवित्र स्नान के बाद प्रयागराज में कुंभवाणी रेडियो स्टेशन पर एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि रेडियो केंद्र की सराहना करते हुए ये कहा कि ये महाकुंभ लाइव और विश्वसनीय कवरेज के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। उन्होंने नैनी अरैल संगम सेक्टर 4 में स्थापित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो का निरीक्षण किया और प्रसारण व्यवस्था की समीक्षा की और आयोजन के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही प्रसार भारती के अध्यक्ष ने अनुमान व्यक्त किया कि प्रसार भारती, आकाशवाणी, कुंभवाणी, दूरदर्शन और वेव्स OTT के माध्यम से लगभग 75 करोड़ से 100 करोड़ लोगों तक ये पहुंचा है। महाकुंभ में आध्यात्मिक धार्मिक समागम के साथ साथ विज्ञान और आधुनिकता का भी संगम है और इसका प्रमाण है सामान्य प्रचलन की घड़ी के रूप में वैदिक गणनाओं से सुसज्जित घड़ी, जिसका नाम है प्रमुद घटिका, जिसका प्रयागराज निवासी पवन श्रीवास्तव ने 2 वर्ष से अधिक मेहनत और शोध के बाद इसका निर्माण किया, जिसमें प्रमोद का अर्थ प्रहर, मुहूर्त, दंड यानी घटी है। 24 घंटे में विभक्ति या घड़ी समय तो बताती है, साथ ही ज्योतिष की ये गणनाओं के मुहूर्त, प्रहर और नक्षत्रों का भी बोध करवाती है। प्रमोद घटिका में क्या कुछ अन्य विशेषताएं हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। जब पूरी दुनिया ये नहीं जानती थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है या पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है, या 18वीं शताब्दी में लोग जाने, लेकिन हमारे ऋषि मनीषी नक्षत्रों, तारों और ग्रहों की गणना करने में सक्षम थे। भारतीय काल गणना पूरी तरह वैज्ञानिक और पूरी तरह हमारे मनीषियों के सहस्राब्दियों के खोज पर, अनुसंधान पर निर्भर करती है। हम मौजूद हैं प्रमुद घटिका के इस स्टॉल पर। इसका निर्माण किया है पवन श्रीवास्तव जी ने, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। ये प्रमुद घटिका अगर आप देखें तो ये समूचे समय को 24 घंटों में दर्शाती है। यह घड़ी ब्रह्म मुहूर्त को प्रदर्शित करती है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद अलग अलग जो मुहूर्त होते हैं, प्रहर, याम और साथ ही साथ निशीथ काल, त्रियामा काल, उषा काल, इन 24 घंटे की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बताती है। हम खुद पवन जी से जानना चाहेंगे। पवन जी, ये जो आपने प्रमुद घटिका बनाई है, विशिष्टता क्या है इसकी? सर, इस घड़ी की विशेषता ये है कि ये तिथि जो हमारे धर्म में सूर्योदय से शुरू होती है, ये उससे घड़ी स्टार्ट होती है जिससे हमारी घटियाँ स्टार्ट होती हैं। एक दिन और रात के समय को अहोरात्र कहा जाता है। एक दिन और रात के समय अहोरात्र कहते हैं। एक अहोरात्र में 60 घटियाँ होती हैं और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। दिन भर में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन के, 15 रात के, और 8 प्रहर होते हैं। इस घड़ी को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि लोग तिथि और तारीख के फ़र्क को जानें और अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म की समय प्रणाली के बारे में जानें। इस घड़ी में मैंने ब्रह्म मुहूर्त को प्रदर्शित किया है। लोग सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जबकि सही वाक्य होता है, सही शब्द होता है ब्राह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व होता है। ये घड़ी उदया तिथि से शुरू होती है। उदया तिथि यानी सूर्योदय का समय, और ये 6 बजे से शुरू होगी। इसके पहले ब्राह्म मुहूर्त होता है, फिर 2 घड़ी
बढ़ने के बाद जो नक्षत्र आते हैं उनको भी इसमें स्पष्ट किया गया है। इन नक्षत्रों के जो देव हैं उनको भी इसमें स्पष्ट किया गया है। और ये पूरी की पूरी 60 घटी का 24 घंटा जो बनता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है एक चक्र के रूप में। अभिजीत मुहूर्त जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा सुखद और सबसे मंगलकारी मुहूर्त माना जाता है, इसमें सारे मुहूर्त भी हैं। हाँ सर, ये सारे मुहूर्त हैं। हर मुहूर्त किसी न किसी कार्य के लिए शुभ है। अभिजीत मुहूर्त जैसा आपने कहा, ये दिन का सबसे शुभ समय होता है किसी भी कार्य के लिए। ऐसा हमारी किताबों में लिखा है कि सिर्फ दक्षिण दिशा की यात्रा छोड़ के किसी भी कार्य के लिए आपको कोई मुहूर्त ना मिले तो सबसे शुभ मुहूर्त है। न केवल हम अपने दैनंदिन कार्यों में इसका समावेश कर सकते हैं, बल्कि हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से कितनी वैज्ञानिक और कितनी त्रुटिहीन हमारी कालगणना रही है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और इंडियन एनर्जी वीक के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। Discussion on compressed biogas, and I can go on and on. The innovations I've seen here, I have tried every day in my interaction with the press pointing out some of those mind-boggling new developments. You know, energy discussion is not a once in a year you meet somewhere and have a discussion. The purpose of this gathering, and I'm delighted, I've had ministerial panels, but I'm delighted to be here today. I see a lot of youngsters here. I don't mean just those who have won prizes, whose work has been acknowledged and appreciated, but I mean those who will benefit by the interaction with energy ecosystem participants from all over the world. And I think one of our efforts is going to be that what we have started here today in terms of scaling up, etc., we will do the dissemination of that throughout the year through interactive platforms, so that when we meet in Goa for the 4th edition, I'm not saying this in order to make any claims. This is already the world's second largest energy platform. But the remarkable thing is that it got to be the second largest platform in the short space of just 3 years. Whereas the person holding the gold medal or the gold medal, it's been around for a long time. Yes. I never want to say that I want to get it, but I think we draw great strength. One major difference between this platform and the others, people go to Houston because it's a gathering of a lot of people in the gas ecosystem, if I may put it that way. They go to ADIPEC also because they do great networking. But they come to this platform to actually conduct business. Because the people who are there, and it's not important that one of these CMDs sitting here, I've gone public, they signed a deal with a Norwegian company to buy LPG at prices more competitive than what they've been getting. Or that yesterday an MOU was signed to use sorghum. When I was in Bangalore recently, we have signed up one of our companies, I think it's BPCL, HPCL, to deal with the making of sustainable aviation fuel from seaweed. So if you look at the range of what is happening, and by the way, it's not going to be remaining in laboratories as test examples. You see the evidence of that in the commercial application. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को, जो कि इंडिया एनर्जी वीक का जो समापन समारोह है उसमें अपना संबोधन दे रहे थे। काफ़ी अहम बातें उन्होंने कहा कि जब हम एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो भारत
दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। एनर्जी ट्रांजिशन के फेज से हम गुजर रहे हैं और ऊर्जा को लेकर जो नवीकरणीय ऊर्जा है, तमाम अन्य विकल्प हैं जो पर्यावरण के प्रति जवाबदेह हैं, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रयागराज की, जहां महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं। उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की, लेकिन इस बीच कुछ असामान्य घटनाएं भी सामने आई। कहीं प्रयागराज आने वाली ट्रेन पर पथराव हुआ तो कहीं ट्रेन के दरवाजे या खिड़कियां तोड़ने की घटनाएं सामने आई। भारतीय रेल ने इन पर संज्ञान लेते हुए इन शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ के दौरान रेलवे में असामान्य घटनाएं कैमरे में कैद हुई हैं। जैसे कहीं ट्रेनों पर पथराव तो कहीं यात्रियों के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे प्रशासन लगातार ऐसी घटनाओं पर पैनी नजर बनाए हुए है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की खिड़कियों पर पथराव की। एकमा, बिहार, दिन 12 फरवरी, ट्रेन लिच्छवी एक्सप्रेस। घटना एकमा स्टेशन पर पथराव। कार्रवाई आरपीएफ द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत केस दर्ज। मधुबनी, बिहार, दिन 10 फरवरी, ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी। घटना भीड़ ने 73 खिड़कियों के शीशे तोड़े। कार्रवाई दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में एफआईआर दर्ज कर जांच जारी। दानापुर, बिहार, घटना सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वायरल वीडियो जिसमें यात्रियों द्वारा ट्रेन की खिड़कियां तोड़ने की बात सामने आई। कार्रवाई आरपीएफ मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रयागराज जाने वाली कुछ रेलगाड़ियों में यात्रियों के बीच मारपीट की घटनाओं को भी भारतीय रेलवे ने गंभीरता से लिया है, जिसमें कटिहार, बिहार, दिन 12 फरवरी, ट्रेन 12487। घटना भीड़ के कारण यात्रियों के बीच मारपीट। कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर आरपीएफ द्वारा केस दर्ज। इसके अलावा एक और घटना सामने आई है जिसमें कई यात्री ट्रेन के इंजन में सवार होते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक छपरा, बिहार, दिन 9 फरवरी, ट्रेन कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। घटना ट्रेन का दरवाजा बंद होने के बाद यात्री इंजन पर चढ़ गए। कार्रवाई आरपीएफ ने कार्रवाई कर सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं उसको हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। रेल सुरक्षा बल के जो हमारे अधिकारी हैं और जो निरीक्षकों की टीम है वह इस काम के लिए लगा दी गई है और कोई भी जो अराजक व्यक्ति है वो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत पर भी महाकुंभ के दौरान पथराव की घटना नोटिस की गई। सूबेदारगंज, यूपी, दिन 13 जनवरी, ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। घटना C5 कोच की खिड़की पर पत्थर लगने से शीशा टूटा। कार्रवाई यात्री प्रणव की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। वारदातों को देखते हुए रेलवे प्रशासन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सभी घटनाओं की जांच कर रहा है। साथ ही यात्रियों से अपील भी की जा रही है कि यात्रा के दौरान संयम बनाए रखें और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को दें या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर दें। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। अपने शो में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर घिरे समय रैना ने तमाम वीडियोस को अब डिलीट कर दिया है, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने वालों के लिए नियम कानून सख्त हों, इसके लिए मांग होने लगी है। संसद में भी बीते सत्र ये मामला उठा। शिवसेना सांसद नरेश गणपत महस्के ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले जो हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत देश एक संस्कृतिपूर्ण, संस्कारपूर्ण देश है। यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप अगर कहेंगे तो गलत है। अपनी संस्कृति है, हिंदू देव देवता रहने दो,
जो अपने भगवान के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में गलत तरीके से सिर्फ हंसी लेने के लिए और खुद के फॉलोअर्स बढ़ने के लिए कुछ भी अनाप शनाप अगर आप कहेंगे बोलेंगे तो उसके ऊपर बैन तो आना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति रखने वाला, संस्कृति संभालने वाला अपना देश है। गुरुवार को केरल के कोझिकोड जिले के कोयलांडी में एक मंदिर उत्सव के दौरान 2 बंधी हाथियों के उत्पात से 3 लोगों की मौत हुई और 36 घायल हुए। घायलों में कईयों की हालत गंभीर है। घटना कोयलांडी के पास मनक्कू लंगरा भगवती मंदिर के शाम करीब 5:30 बजे की आसपास की है। पुलिस के अनुसार अनुष्ठानिक जुलूस के दौरान पटाखों की तेज आवाज सुनकर हाथी उत्पात मचाने लगे। उन्मादी हाथी ने मंदिर समिति के कार्यालय को भी तहस नहस कर दिया। केरल के वन्य जीव मंत्री ने जिलाधिकारी और मुख्य वन संरक्षक से इस बाबत और इस दुर्घटना पर रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान कर किसान भाई बहनों को एक और बड़ा तोहफा दिया। इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसका मकसद कृषि उत्पादन में बेहतरी लाना, फसल में विविधता और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना जैसी बहुत सारी पहल शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से हमारे किसान भाइयों को और किस तरह लाभ मिलेगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शमीम अख्तर। हमारे देश को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले किसान भाई बहनों को केंद्र सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया था, जिसका उद्देश्य कृषि जिलों को विकसित करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के माध्यम से कम उत्पादकता वाले, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका मकसद कृषि उत्पादन में बेहतरी लाना, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और छोटे और सीमांत किसानों के लिए लंबी और कम अवधि के ऋण को आसान बनाना है। गांव में सबसे बड़ी समस्या अन्न भंडारण की होती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। धन धान्य कृषि विकास योजना मेरे ख्याल से मेरी दृष्टि में जो है ना, एक नए किस्म का फ्लिप सरकार की तरफ से दिया गया है और ये बहुत ही उपयोगी होगा, किसानों के हित में होगा और इससे किसानों को खेती करने में सुलभता आएगी और इसके तहत जिस प्रकार से किसानों को सुविधाएं मुहैया की कराई जाएगी, किसानों को जिस प्रकार से खेती के नए नए आयामों के साथ जोड़ा जाएगा, उसके चलते मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये एक बड़ी ही कारगर और बड़ी ही यशस्वी तरह की स्कीम साबित होने वाली है। पीएम धन धान्य कृषि योजना के आवेदन के लिए किसान भाइयों को अपने जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म भरना होगा। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच होगी और फिर पात्र पाए गए किसानों को योजना के तहत लाभ मिलेगा। जरूरी दस्तावेज में पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, खेती की जमीन के प्रमाण के लिए भूमि स्वामित्व दस्तावेज, लाभ सीधे बैंक खाते में जमा करने के लिए बैंक खाता जानकारी, आर्थिक स्थिति के प्रमाण के लिए आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से ली गई है। इस योजना की शुरुआत राज्यों के साथ मिलकर की जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं से जहां हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा रहे हैं, वहीं जानकारों का मानना है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और अब खबरें काशी तमिल संगमम की।
काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की रविवार से शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 200 लोगों का पहला समूह विशेष ट्रेन से चेन्नई से वाराणसी पहुंच रहा है। इनमें छात्र, शिक्षक और लेखक शामिल हैं। काशी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा ये प्रतिभागी प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे और काशी तमिल संगमम में शामिल होने को लेकर इन प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इन प्रतिभागियों से बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की शुरुआत हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 200 डेलीगेट्स का पहला समूह जो है वो चेन्नई से वाराणसी के लिए रवाना हो चुका है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज हम सब जा रहे हैं फ्रॉम तमिलनाडु टू वाराणसी जा रहे हैं। ये पर्पस क्या है, ये पुराना टाइम से साउथ एंड नॉर्थ का कल्चरल हेरिटेज और भी ऊपर डेवलप करने के लिए हमारा गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है। सो ये सब चीज का हम थैंक करना है। वी हैव टू थैंक फॉर ईच एंड एवरीवन फॉर दिस बिहाइंड दिस टीम and we are so excited and so thankful for God. There are so many bondages between Tamil and Kasi. We Tamilians, we are going and mingle our soil in that Kasi river. And we are also gathering that heritage from that place also, sir. ये इनिशिएटिव सब जगा रहा है तो हमारा कल्चर अभी भी नहीं मरेगा, वो कह सकते हैं। Different age groups are getting opportunity of it. केंद्रीय सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझको, और इससे हमको बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन और रामलला का दर्शन और ये बड़ा महाकुंभ में स्नान करना अपॉर्चुनिटी मिला हमको। 2023 में इसमें 1400 लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम के प्रति दोनों राज्यों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लोगों के भारी उत्साह को देखते हुए इस साल काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज के लिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए 50 नए कौशल केंद्र और 10 एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। एनएसडीसी की माने तो ये योजनाएं पूरे भारत में अपने कौशल विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनएसडीसी इंटरनेशनल के एमडी वेदमणि तिवारी ने पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वैश्विक बाजारों और घरेलू बाजारों में नौकरियों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए अपने रोड मैप को भी साझा किया। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने पिछली अपनी 2-3 साल की जर्नी बताने की कोशिश करी कि 3 साल पहले तक एनएसडीसी एक लार्जली एक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी था। वहाँ से इवॉल्व होके आज एनएसडीसी मल्टीपल एरियाज़ में काम कर रहा है, जिसमें से एक है कि न्यू एज स्किलिंग कैसे कराई जाए, दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे मोर वर्क प्लेस रेडी बनाएं, और तीसरा जो दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के टैलेंट की मांग हो रही है उसमें कैसे एनएसडीसी लोगों के साथ काम कर सकता है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स महासंघ और डेलॉयट द्वारा तैयार की गई इंडिया स्पोर्ट्स टेक एवोल्यूशन रिपोर्ट का विमोचन किया। देश में खेलों के विकास के साथ साथ खेलों में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका को समझने के मामले में ये रिपोर्ट मील का पत्थर मानी जा रही है। स्पोर्ट्स साइंस सेक्टर की तरफ पूरा हम ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी जगह पे हमारे जहाँ पे साई के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी हमने स्पोर्ट्स साइंस सेक्टर हमने शुरू किया है। दिल्ली में अभी मैं 2 दिन पहले ओडिशा गई थी, वहाँ की सरकार ने भी काफ़ी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस का खड़ा किया है कि जिसके माध्यम से हमें मतलब जो हमारे एथलीट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, उनके हेल्थ को लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उनके कोचिंग को लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आज स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से आज खिलाड़ी जान सकता है कि उसे कहाँ पे एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। इंडिया स्पोर्ट्स टेक एवोल्यूशन रिपोर्ट पर बात करते हुए FIFS की महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि स्पोर्ट्स टेक भारत में खेल को एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाने और खेल प्रतिभा को पहचान करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
देखिए, स्पोर्ट्स टेक एवोल्यूशन जो है वो है कि हम स्पोर्ट्स जो करते हैं हमारे देश में, उसके दो साइड होते हैं। एक है फ़ैन के लिए साइड होता है, दूसरे है एथलीट के लिए। स्पोर्ट्स टेक क्या करता है, फ़ैन को गेम के पास ले आता है, क्लोजर ले आता है। और एथलीट्स के लिए क्या करता है, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग करता है। उसे ट्रैकर होता है, आप जैसे देखो हाथ में वो ट्रैकर पहनते हैं, वो बायोमैकेनिक्स देखते हैं, एथलीट कितना जल्दी दौड़ सकता है उसे देखते हैं। सो ये सब जो ट्रैकिंग, मेजरमेंट और बायोमैकेनिक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दोनों मिलकर स्पोर्ट्स टेक आपको फ़ैन को भी इम्पैक्ट कर रहा है, एथलीट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज जितना भव्य रहा, समापन भी उतना ही यादगार और आकर्षक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। समापन समारोह आज हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन कर कई रिकॉर्ड बनाए। खास बनाने के लिए विजेताओं की यादगार झलकियों को संजोने के लिए एक विशेष स्क्रीन प्ले प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आयोजन की शुरुआत से लेकर समापन तक की झलक होगी। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत कई अन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद रहेंगी। बहुत ही भव्य समापन यहाँ पे इसका होगा हल्द्वानी इंटरनेशनल स्टेडियम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी 2 बार समीक्षा तो यहीं पे आके की है, बाकी वो फ़ोन पे भी लगातार इसका अपडेट लेते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें पूरे बेसिकली उत्तराखंड को, कुमाऊं को लगना चाहिए कि ये उनका कार्यक्रम है। उसी तरीके से हमने इन्वाइट्स भी भेजे हैं, सभी जिलों में हमारे इन्वाइट्स गए हैं। हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी महिलाएँ यहाँ पर आएंगी, हमारे यंग एथलीट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, और सभी को इन्वाइट्स भेजे जा चुके हैं। इसमें लगभग 390 के आसपास जो हमारी बसेस अलग अलग स्थानों से हल्द्वानी में आएंगी। इनके लिए 8 पार्किंग्स बनाई गई हैं जहां पे गाड़ियां पार्क होंगी, और शहर के कुछ प्रमुख जगहों से शटल सेवाएं भी हैं जो यहां तक चलेंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से उत्तराखंड ने खेल जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इन खेलों की मेजबानी राज्य के विभिन्न शहरों में हुई, जिसमें से धर्मनगरी हरिद्वार रही, जिसने खेल के इस महाकुंभ में अपनी अलग ही पहचान बनाई। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की रिपोर्ट। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते और गोल होने के इंतजार में उत्सुकता के साथ बैठे दर्शकों की यह तस्वीर राष्ट्रीय खेलों से निकलकर सामने आई है। हरिद्वार के रोशनाबाद के वंदना कटारिया स्टेडियम में हॉकी की प्रतियोगिता को लेकर जो उत्साह दिखा, उसमें धर्मनगरी हरिद्वार की खेलों को लेकर दिलचस्पी के अद्भुत अक्स को सामने रखा। इस हॉकी स्टेडियम में आने वाले खेल प्रेमियों को त्याग, तपस्या और संघर्ष के शब्दों की असल पहचान होती है। हरिद्वार के लोगों की हॉकी खेल के प्रति यह दिलचस्पी हॉकी इंडिया को भी गदगद कर रही है, जो आने वाले समय में यहाँ हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने की ओर संकेत देती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब को और पूरी उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं इस शानदार आयोजन के लिए। 38वीं नेशनल गेम जो करा रहे हैं, मैं 4-5 वेन्यू में घुमा हूं, सभी वेन्यू के प्रतियोगिताएं बहुत अच्छे हो रहे हैं। स्टेडियम अच्छे हैं, खाने के लिए अच्छे हैं, रहना अच्छा है, खिलाड़ियों की सारी सुविधाएं अच्छी है। इसके लिए मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। हॉकी का भी टूर्नामेंट बहुत ही शानदार चल रहा है। खिलाड़ियों के मुताबिक यहाँ एक अच्छा टर्फ है जो उन्हें बेहतर खेल कौशल दिखाने में मदद कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ का वातावरण उन्हें अपने खेल को अच्छे तरीके से विकसित करने में मददगार है। यहाँ पे सारे मैचों में मतलब पब्लिक का अच्छा खासा माहौल है और यहाँ पे सब हॉकी को पसंद भी कर रहे हैं। जिस तरीके से इन कुछ सालों में हॉकी को ऊपर उठाया गया है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है कि कैसे लोग हॉकी को दोबारा प्यार कर रहे हैं। और वेन्यू जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये स्टेडियम भी यहाँ पे अच्छा है और टर्फ भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आराम से इंटरनेशनल मैचेस भी कराए जाते हैं इन फ्यूचर। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन में मनोबल का ऊंचा होना सबसे पहली शर्त है, और हरिद्वार के लोगों और इस स्टेडियम में मोटिवेशन की वो धारा है जो नए खिलाड़ियों को कामयाबी की राह दिखा रही है। दरअसल लंबे समय से कोशिश इसी बात की हो रही है कि हॉकी के खेल को देश के कोने कोने और खासकर छोटे सेंटर्स तक पहुंचाया जाए, और इस कड़ी में हरिद्वार का ये रंग जो है वो कहीं ना कहीं हॉकी इंडिया को भी एक नया भरोसा देता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, हरिद्वार, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का खिताब सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने अपने नाम कर लिया। सर्विसेज ने कुल 121 पदक जीते, जिसमें 68 स्वर्ण पदक रहे।
सर्विसेज ने इससे पहले साल 2007, 11, 15 और 22 में खिताब को अपने नाम किया था। वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की टीम रही, जिन्होंने कुल 198 पदक जीते। हालांकि स्वर्ण पदक टीम के खाते में 54 आए। तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही, जिसने कुल 153 पदक जीते, जिसमें 48 स्वर्ण पदक रहे। वहीं मेजबान उत्तराखंड ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 7वें स्थान पर रहा। टीम ने 102 पदक जीते, जिसमें 24 स्वर्ण पदक रहे। उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा 14 पदक मॉडर्न पेंटाथलन में जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट संवाद कार्यक्रम की सराहना की। संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए आज ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट संवाद कार्यक्रम हो रहा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत और थाईलैंड की पहलों के फलस्वरूप ये आयोजन किया जा रहा है। Many distinguished institutions and individuals from India, Japan and Thailand are working to make this event possible. Friends, I take this opportunity to remember my friend Mr. Shinzo Abe. In 2015, the idea of Samvad emerged from my conversations with him. Since then, Samvad has traveled across various countries, fostering debate. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने चंडीगढ़ पहुंचने पर ओम बिरला का स्वागत किया। ओम बिरला चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय और ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधायी और अन्य विषयों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। वो सदस्यों को प्रभावी विधायक बनने और लोगों की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए विधायी मंच का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण समेत मंत्री और विधायक शामिल होंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।